नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विश्व जनजातियों के इस टॉपिक के अंदर। और हमारा क्वेश्चन चल रहा है 6, 7 और 8। इन क्वेश्चनों को हम लेकर के चल रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मसाई जनजाति के बारे में। अब तक हमने 3 जनजातियों का अध्ययन किया। एस्किमो जो कि ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति है, ठंडे प्रदेश का मानव है, उसके जीवन के बारे में देखा कि वह अपने वातावरण के साथ में किस प्रकार से समायोजन करता है। उसके बाद में बुशमैन की बारी आई। बुशमैन जो कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में रहता है, तो उसके अंदर उसका हमने देखा कि किस प्रकार से वह वातावरण के साथ में समायोजन करता है और किस प्रकार से वातावरण उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पिग्मी जनजाति। पिग्मी और मसाई दोनों की दोनों जनजातियां जो हैं वो भूमध्य रेखा पर निवास करती हैं। भूमध्य रेखा जो कि विक्टोरिया झील को 2 हिस्सों में काटती है। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये जो क्षेत्र है ये है कांगो गणराज्य है, देश है कांगो गणराज्य। और कांगो गणराज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो नदी। कांगो या फिर जायरी नदी है। तो इस कांगो जायरे के जो जंगल हैं, जैसे अमेजन के जंगल हैं, उस तरीके से कांगो के भी जंगल हैं, बहुत से बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ पे। तो कांगो के जंगलों में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है पिग्मी जनजाति। क्लियर। इसी भूमध्य रेखा पर अगर हम इस तरफ आए तो विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है, और नील नदी जो है वो इस तरीके से मिस्र से होते हुई भूमध्य सागर में जाकर के अपना पानी गिराती है। तो ये नील नदी का जो क्षेत्र है ये लगभग किसका है? मसाई जनजाति का क्षेत्र है। कांगो नदी का क्षेत्र पिग्मी के लिए है और नील नदी का क्षेत्र जो है वो मसाई जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। दोनों में डिफरेंस कैसा है? पिग्मी का जो वातावरण है, जो पिग्मी की जलवायु है वो बहुत ही कठोर है, कठिन जलवायु है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जंगल हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। वर्षा की वजह से सघन वन पाए जाते हैं और नीचे उन वनों के नीचे दलदल पाई जाती है, जहाँ अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना पिग्मी को करना पड़ता है। दूसरी बात, मसाई जो जनजाति है वो रहती भूमध्य रेखा पर ही है, जहाँ पर घने वन हैं, लेकिन ये थोड़ी ऊंचाई पर यानी कि पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। मसाई जनजाति पठारी क्षेत्रों में रहने की वजह से वहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र ना होकर के उपोष्ण जलवायु बन जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऊंचाई बढ़ते ही तापमान में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। तो अब इनके पास में पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जहाँ कम वन होंगे, वनस्पति कम होगी, तो वहाँ पर ये मसाई जनजाति क्या करेगी? कृषि करेगी, और उस कृषि का नाम रहेगा स्थानांतरण कृषि। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं मसाई जनजाति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र के अंदर जो निवास करती है वो मसाई है। और उष्णकटिबंधीय सघन वन क्षेत्र में अगर आप कहेंगे सघन वन क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? पिग्मी जनजाति मिलेगी। भूमध्य रेखा पर ही हम बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखा पर। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में सघन उष्णकटिबंधीय सघन वन क्षेत्र या सदाबहार क्षेत्र, वनों वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पिग्मी जनजाति रहती है। और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में जहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है, तो वहाँ पर कौन सी है? मसाई जनजाति निवास करती है। यहाँ सवाना के नाम से, इसे सवाना नाम से जाना जाता है। ये जो घास क्षेत्र है ना, इसे सवाना कहते हैं। जैसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नाम होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का नाम है वहाँ पे प्रेरी। ऐसे ही एशिया की बात करें तो वहाँ पे उसका नाम है स्टेपिस, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में वेल्स और अफ्रीका में डाउन्स। इस तरीके से इनके नाम हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के। ऐसे ही उष्णकटिबंधीय जो घास होती है उसके भी नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में सवाना घास मैदान है। दक्षिण अफ्रीका की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें लानोज
या कंपोज घास के मैदान वहाँ पे मिलेंगे। चलिए, तो सवाना प्रकार की यहाँ पे आप जलवायु कह सकते हैं, सवाना प्रकार की जलवायु या सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। मसाई जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। देखिएगा जरा, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या आ गया? पशुपालन आ गया। तो जब कोई जनजाति सिर्फ आखेट पर निर्भर नहीं रहती है, सिर्फ शिकार करना और भोजन संग्रहण करना, लकड़ी काटना, जब वो इस पर डिपेंड करती है ना, तो फिर वो पशुपालन नहीं कर सकती। और जब पशुओं को पालना शुरू करती है ना जनजाति, तब वे आखेट को छोड़ करके फिर वो कृषि की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कृषि की ओर बढ़ने का जो पहला स्टेप आता है वो कहाँ से आता है? जब पशुओं का पालन होना शुरू हो जाता है, तब कृषि की शुरुआत भी हो जाती है। पशुओं में मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों का पालन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन 3 देशों के बीच में है ये अपनी विक्टोरिया झील, जो कि विश्व की अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो तंजानिया, नीचे तंजानिया देश है, यहाँ पे केन्या देश है और इधर युगांडा देश है। तो केन्या और तंजानिया, इन देशों के अंदर जो है मसाई जनजाति है यहाँ पर पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक इसका क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोई वनस्पति का क्षेत्र लगभग आपको बहुत ही कम मिल रहा है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है यहाँ पे। मैदानी क्षेत्र होता तो पूरा वनस्पति से भरा होता, जैसा कि पिग्मी के पास में था। आगे देखते हैं, निवास क्षेत्र हमने देख लिया। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। मसाई जनजाति के इस क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है, जो पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोगी मानी जाती है। तो ये देखिए, पशुओं को चराने के लिए सवाना घास है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में केन्या, उत्तरी तंजानिया, युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी क्षेत्रों में मसाई लोगों के निवास क्षेत्र स्थित है। पश्चिम में विक्टोरिया झील स्थित है। इस इनके मसाई जनजाति के पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो विक्टोरिया झील स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की महान दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, ध्यान रखिएगा, एक विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली आपको अगर देखने को मिलेगी तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी इस तरीके से। ये अपने पास में ये क्षेत्र है हमारे पास में रिफ्ट वैली का। देखिए, ये जो झीलें हैं ना, ये झीलें मलावी, टांगानिका, ये झीलें रिफ्ट घाटी का हिस्सा है। यहाँ से सुएज नहर से होते हुए मृत सागर आपने नाम सुना होगा, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, मृत सागर। ठीक है, तो मृत सागर यहाँ से लेकर के मलावी झील यहाँ तक विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी। अच्छा, दरार घाटी क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि दरार घाटी का इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों जो पोर्शन है ना, जो स्थल भाग है, इनके बीच में दरार आ चुकी है। कई मीटर चौड़ी दरार आ चुकी है और बहुत गहरी दरार है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये अफ्रीका महाद्वीप का इतना हिस्सा जो है ये कट करके ये चला जाएगा किस तरफ? पूर्व की ओर चला जाएगा। और उत्तर पूर्व की ओर, जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर जाएगा तो इंडिया से आकर के टकराएगा, भारतीय प्लेट से आकर के, भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है उससे आकर के टकराएगा और हमारे पश्चिमी तट पर आकर के ये स्थित हो जाएगा। ये कौन से देश हैं? ये सोमालिया और यहाँ पे जिबूती जैसे देश हैं। ठीक है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, यहाँ पर ये देश स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये दरार घाटी है। नेक्स्ट आगे चलिए। यह संपूर्ण क्षेत्र घाटियों एवं पठारी उच्च भूमि से आवृत है। यहाँ स्थित अलेगन, केन्या, किलिमंजारो पर्वतों के ढालों पर यह जनजाति बहुलता से पाई जाती है। किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने क्या क्या देखा? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया और विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? अफ्रीका में ही देखने को मिलती है। चलिए, भौतिक दशाएं कैसी हैं? तो अभी हमने देखा भौतिक दशाओं में उष्णकटिबंधीय घास है यहाँ पे,
तो घास जो है वो पशुओं को चराने के लिए लाभदायक है। जलवायु भी लगभग उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा। तो यहाँ पे जलवायु को हम जो कहेंगे मुख्य रूप से इसकी जो जलवायु यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी वो उपोष्ण कटिबंधीय देखने को मिलेगी। हम कह देते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ना, वो कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी अगर ऊंचाई हो तो फिर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिल सकती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी मिल सकती है। अगर और ज़्यादा ऊंचाई हो तो हमें शीत कटिबंधीय यानी कि बर्फ जमी हुई भी मिल सकती है। तो किलिमंजारो इसका एक उदाहरण है। किलिमंजारो के जो ऊंचाई है, ये किलिमंजारो है। तो किलिमंजारो के जो मैदानी पोर्शन है ना, नीचे वाला जो हिस्सा है, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंधीय। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जलवायु मिलेगी उपोष्ण कटिबंधीय। फिर और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें मिलेगी किलिमंजारो पर्वत पर। और फिर ऊपर हमें बर्फ जमी हुई यहाँ पे मिलेगी। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या मिलेगी? बर्फ जमी हुई मिलेगी। तो बर्फ जमने का मतलब है शीत कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? किलिमंजारो है कहाँ पे स्थित? किलिमंजारो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आती है, यानी कि वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में आती है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय में होते हुए भी यहाँ पे बर्फ जमना, ये इसकी ऊंचाई से संबंधित कहानी आ जाती है। चलिए, भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित, देखो ये क्षेत्र है, उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु, आसपास की जलवायु जो है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। स्थित उच्च पठारी क्षेत्र होने के कारण घाटियों तथा मैदानी भाग की अपेक्षा यहाँ जलवायु कुछ ठंडी पाई जाती है। यहाँ पे जलवायु कैसी? थोड़ी सी ठंडी पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। इनके पास कौन सी दशाएं पाई जाती हैं? उपोष्ण की, क्योंकि वो घाटियों में ना रह करके, मैदानों में ना रह करके वो कहाँ पर रहते हैं? पर्वतों और पठारों पर रहते हैं। इसी वजह से आप देख पाएंगे कि घाटी और मैदान की अपेक्षा यहाँ की जलवायु कैसी है? ठंडी रहती है। दिन में तापमान अधिक और रात में तापमान कम पाया जाता है। वर्षा हिंद महासागर से आने वाली मानसून पवनों के द्वारा होती है। तो हिंद महासागर से आप देख पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी जो तट है, ये पूर्वी तट जो है, ये कौन से महाद्वीप, कौन से महासागर को टच करता है? तो हिंद महासागर को टच करता है, हिंद महासागर। ठीक है, इस तरफ कौन सा सागर है? हिंद महासागर है इसके पूर्व में। नेक्स्ट आगे देखिए, उपोष्ण जलवायु में सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, जिसे सवाना घास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जलवायु उपोष्ण है। उष्ण जलवायु होती तो अधिक वाष्पीकरण होता तो आर्द्रता बढ़ती तो वर्षा भी बहुत अधिक होती, और वर्षा अधिक होती तो सघन वन पाए जाते। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे वो सर्कल जो है वो टूट गया। कैसा है? सामान्य तापमान है तो सामान्य ही वर्षा होगी, सामान्य वर्षा होगी तो ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, घास फूस होगी केवल। ठीक है, घास सामान्यतः 1 फुट लंबी तथा मोटी पाई जाती है। घास में कहीं कहीं बबूल के वृक्ष दूर दूर तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, शारीरिक इनके लक्षण देख लेते हैं। तो मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षण में लंबा कद, इनका कद कैसा होता है? लंबा है। ऊंचाई पर रहते हैं, इनका कद लंबा है। पिग्मी मैदानों में रहते हैं, पेड़ों पे एक दूसरे उछल कूद करते हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे कि पेड़ पर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनका कद कैसा है? पिग्मी का कद बहुत ही नाटा है, छोटा है कद है। पैर और हाथ पतले होते हैं, उंगलियां लंबी लंबी होती हैं, बड़े बड़े। रंग हल्का भूरा कत्थई होता है। सिर ऊंचा और पतला होता है। ठीक है, सिर पतला है, नाक पतली है, लंबी है, होंठ हल्के मोटे हैं, बाल लंबे व घुंघराले हैं। तो ये विशेषता है इनकी, शारीरिक लक्षण है मसाई जनजाति के। ये भूमध्य सागरीय एवं निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की तरह प्रतीत होते हैं। हम अगला प्रश्न जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रजातियां। तो वहां पर आएंगे हमारे पास में भूमध्य सागरीय प्रजाति आएगी और निग्रोइड प्रजाति आएगी। तो ये उन दोनों के मिश्रण जैसी लगती हैं, क्योंकि ये विशेषताएं तो दोनों में ही पाई जाती हैं अलग अलग। ठीक है,
भोजन, क्या भोजन करेंगे? तो अब आपके पता है कि ये आखेट पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, आखेट कम करते हैं, तो पशुपालन अधिक करेंगे। तो पशुपालन करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, पशुओं से प्राप्त जो भी इनके पास में दूध, दही होगा, मांस होगा, उसका ये सेवन करेंगे। इनके भोजन में रक्त का प्रमुख स्थान होता है। रक्त पीते हैं भी ये, खून पीते हैं। किसका? पशुओं का। कैसे? मार करके नहीं पीते हैं, ध्यान रखिएगा। गाय व बैलों की गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं। जैसे डॉक्टर कभी सैंपल खून का सैंपल लेने के लिए यहाँ से बांध देता है ना, उस तरीके से गर्दन को बांध देते हैं, जिससे नस फूल जाती है। और नस फूल जाती है तो वहाँ पर फिर ये हल्की सी कोई सुई टाइप में कुछ नुकीली वस्तु चुभोते हैं और वहाँ से उसका थोड़ा बहुत रक्त जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे आप ब्लड डोनेशन करने जाते हो ना, तो उस तरीके से वो उनसे ब्लड ले लेते हैं प्रत्येक गाय भैंस से। नसें फूल जाती हैं, धनुष चुबा करके रक्त निकाल लिया जाता है। उतना सा निकाला जाता है ताकि वो मरे भी ना और कमज़ोर भी ना पड़े। इस रक्त को दूध में मिलाकर मसाई भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र में उगाई गई खाद्यान्न फसलों में ज्वार, बाजरा और मक्का मुख्य फसलें हैं। इनका दूसरा व्यवसाय साथ साथ में कृषि करना भी है, ध्यान रखिएगा। तो उनमें ये खाद्यान्न फसलें होती हैं। स्त्रियां जंगलों से कंदमूल, केले एकत्रित कर लेती हैं। जंगलों से प्राप्त शहद को ये ताज़ा या उसकी शराब बना करके पीते हैं। वस्त्र, मसाई लोगों के वस्त्र विभिन्न जानवरों से प्राप्त चमड़े से बने होते हैं। बकरे की चमड़ी से स्त्रियों की ओढ़नी तथा बाघ एवं जंगली जानवरों के चमड़े से योद्धा लोगों के वस्त्र बनाए जाते हैं। सिर पर चमड़े की टोपी, पैरों में मोटी खाल की चप्पलें, लकड़ियों, हड्डियों के गहने उत्सवों में आभूषण के रूप में पहने जाते हैं। जैसे यहाँ पे इनके योद्धा होते हैं तो खास आभूषण उन्हीं के लिए, बस जो भी शिकार किया हुआ है, बड़े बड़े जो शिकारी हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं, अगर उनका शिकार करके लाते हैं जैसे शेर, चीता, बाघ, तो उनकी खाल सिर्फ किनको मिलती है? उनके खाल के वस्त्र जो हैं वो किनको? योद्धाओं को मिलेंगे। ठीक है, तो पशुपालन करना इनका इस प्रकार से ये व्यवसाय है। और साथ साथ में ये इनके जो घर होते हैं, इस तरीके से घर इनके बने होते हैं, मिट्टी और लकड़ी वगैरह के, घास फूस के घर बने हैं। मसाई लोगों का संपूर्ण जीवन पशुपालन पर निर्भर होने के कारण ये लोग चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। और मौसम के साथ ये क्या करते हैं भी? स्थानांतरण करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, बरसात का मौसम आ जाएगा तो अपने एरिया में वापस आ जाएंगे, अगर अपने एरिया में कम होगी वर्षा तो दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अतः इनके निवास स्थान स्थायी नहीं होते हैं। जहाँ भी चारागाह होते हैं वहाँ ये लोग अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। झोपड़ियाँ किसकी बनानी है? वही घास फूस की झोपड़ियाँ बनानी है और मिट्टी का उसके ऊपर लेप करना है। एक साथ 40 से 50 परिवार एक जगह एकत्रित रूप से रहते हैं और अलग अलग झोपड़ियाँ बनाते हैं। झोपड़ियों के समूह को क्रोल कहा जाता है। अभी झोपड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? क्रोल कहते हैं। व्यवसाय क्या है इनका? तो प्राचीन काल से ही मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। पशुचारण, अतः यह एक पशुपालक जनजाति मानी जाती है। इनका वास्तविक धन पशु होते हैं, ध्यान रखिएगा। पशु जो है ना, जिसके पास में पशु, अब जैसे स्त्री की शादी करते हैं ना, लड़की की शादी की जाती है तो उसको दहेज में पशु दिए जाते हैं। जिस घर में, जिस लड़की के पास में सबसे ज़्यादा पशु हैं, जिस घर में सबसे ज़्यादा पशु हैं, वो सबसे धनवान मसाई माना जाता है। ठीक है, जिनके पास जितने अधिक पालतू जानवर होते हैं वह अन्य लोगों से धनवान माना जाता है। प्रत्येक परिवार के पास अपने पालतू पशुओं का एक समूह होता है जिसे पुरुष एवं बच्चे सूर्योदय के पश्चात चराने ले जाते हैं तथा सूर्यास्त होने पर वापस अपनी अपनी झोपड़ियों में आ जाते हैं। बोझा ढोने के लिए गधे एवं जानवरों से रक्षा करने के लिए कुत्ते भी पाले जाते हैं। नॉर्मल सी बात है। सामाजिक संगठन कैसा है इनका? मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। अभी संगठन अच्छा है इनका। बाहरी जातियों के आक्रमण एवं जंगली जानवरों के भय के कारण ये समूह में रहते हैं, अतः सामुदायिकता का गुण इनमें परंपरागत रूप से पाया जाता है। मसाई पितृवंशीय और बहिर्विवाही जनजाति है। इसमें व्यक्ति विशेष के बजाय समुदाय या समूह को अधिक महत्व दिया जाए। किसी एक व्यक्ति की बजाय एक समूह को, अपने समूह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
जाति भेद एवं रक्त भेद, इनमें अन्य जातियों के समान सुदृढ़ पाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये जाति भेदभाव करते हैं, जाति से संबंधित और रक्त से संबंधित। लुहार एवं सुनार जाति में अन्य मसाई जाति के स्त्री पुरुषों का विवाह नहीं किया जाता है। तो मतलब कि दूसरी जाति के लोग इसमें विवाह नहीं कर सकते। मसाई जनजाति में समान वंश गोत्र में विवाह भी नहीं होते हैं। ये तो अपने भी है कि समान गोत्र, एक ही गोत्र में शादी जो है, एक ही वंश में शादी नहीं हो सकती। मसाई जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, बहुत सारे मतलब कि शादियाँ करना प्रचलित है, लेकिन प्रथम स्त्री की तुलना में द्वितीय और द्वितीय की तुलना में तृतीय स्त्री को पशुओं की कम संख्या दी जाती है। बंटवारा किया जाता है, मतलब अलग अलग कि भी पहले को अगर दूसरा विवाह कर रहे हैं तो पहले को कितने आएंगे, या पहली जो संतान होगी तो उसको कितने पशु आएंगे, तो उसका बंटवारा इस तरीके से किया जाता है। आधुनिक समाज से इनका संपर्क कैसा रहा है? तो शिक्षा की कमी एवं बाहरी विषयों से संपर्क नहीं होने के कारण लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। इनका एक धार्मिक नेता होता है जो लेबोन के नाम से जाना जाता है, लेबोन, जिससे भी पूरा का पूरा समूह डरता है। उसने जो भी बात कह दी ना वो भविष्यवाणी कहलाएगी बस इनके लिए, बस जो कह दिया वो सत्य है, तो इससे ये लोग बहुत डरते हैं, तो इसीलिए इसका पूरा सम्मान होता है। लेबोन जो होता है इनका जो सब मतलब एक तरह का तांत्रिक आप कह सकते हैं, इनके अंदर तांत्रिक होता है, समाज में इसका सम्मान करते हैं, सभी लोग इससे डरते हैं, इसकी भविष्यवाणी को सभी सत्य मानते हैं। अफ्रीका की अन्य जनजातियों की अपेक्षा फिर भी मसाई लोगों का सामाजिक संगठन सुदृढ़ माना जाता है। अभी अन्य जितनी भी जनजाति हैं उसमें सबसे अच्छा जो सामाजिक समुदाय इनका संगठन है वो सबसे अच्छा किसका माना जाता है? मसाई का ही माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था 4 प्रजातियों का जनजातियों का अध्ययन करने के लिए कि हम ध्रुवीय प्रदेश के मानव जीवन का वातावरण के साथ में समायोजन को देखेंगे। उसके बाद में उष्ण मरुस्थल को देखा हमने, फिर भूमध्य रेखीय मानव के बारे में देखा। इसके अलावा 1 से 2 प्रजातियां आपकी और रहेंगी, जिसमें अफ्रीका, सहारा और दक्षिण अफ्रीका के जो सऊदी अरेबिया क्षेत्र है, तो वहाँ के जो है बद्दू हैं, बद्दू जनजाति है सहारा की, और दूसरी है हमारे पास में किर्गिज, मध्य एशिया की जो जनजाति है वो कौन सी है? किर्गिज जनजाति है। तो ये 2 जनजातियाँ आप देख लेना, सेम इसी तरीके से ही उनका भी अध्ययन अपने को देखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करते रहें और लाइक करते रहें।